ऑलराइट सो हम इस सेकंड लेक्चर में एलिमेंट 5 के सेकंड लेक्चर में हम लैग्रांज इक्वेशन अनरिटन मल्टीप्लायर पे स्टडी करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मेथड है वो कहाँ इस्तेमाल होता है और इसके ज़रिए से हम किस तरीके से फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट हम मालूम कर सकते हैं अलॉन्ग विद इक्वेशन ऑफ मोशन। और एक और चीज़ है कि हम इसके अलावा हम ये भी करेंगे कि इसकी एप्लीकेशन हम देखेंगे और इसके लिए हम वो जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक जो है वो मैंने दिया है मैरियन और थॉर्नटन की जो किताब है उससे। ठीक है, दिस इज फ्रॉम मैरियन एंड थॉर्नटन। ठीक है, ये यहाँ से लिया गया, आप देख सकते हैं। ऑलराइट सो देखिए, जैसे कि हम अब तक जो है देखते रहे हैं कि हमने शुरू के जो लेक्चर से जैसे लेक्चर 3 था, हमने इसमें देखा था कि जो पॉलिनोमियल कंस्ट्रेंट्स हैं वो बेसिकली एक तरह की जो अलजेब्रिक इक्वेशंस के अंदर लिखी जा सकती हैं। जैसे बहुत मशहूर रिलेशन हमने देखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर का एक बीड है जो एक सर्कुलर हुक के अंदर जो है मूव कर रहा है, जो सर्कुलर वायर है हुक की शक्ल का और उसमें वो बीड मूव कर रहा है। तो ये जो हमारे पास सिचुएशन ऑफ कंस्ट्रेंट की वो एक तरह की अलजेब्रिक जो है वो रिलेशनशिप हमें दे रहे हैं। ठीक है, और हमें मालूम है कि एक ऐसी सूरत हाल में जब हमारे पास हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हों तो हम जो है प्रॉपर सेट ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट हम मालूम कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि प्रॉपर सेट ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट जैसे वो कोऑर्डिनेट हो उस टाइम वो कोऑर्डिनेट्स का सेट होगा कि जब हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की तादाद एग्जैक्ट के बराबर हो। तो ऐसी सूरत हाल में जब हम लैग्रेंजियन लिखेंगे तो मोशन हमें डिस्क्राइब कर रहा होगा वो एक्सप्लिसिटली जो है वो फ्री होगा जो हम कंस्ट्रेंट्स उस सिस्टम के ऊपर लग रही हों। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कंस्ट्रेंट्स को जो है वो कंसिडर कर लिया होगा, तो फिर उसके बाद जो मोशन होगा वो हमारा आसान हो जाएगा। अच्छा, फर्ज करें कि अब हमारे पास सिलसिला इस तरह की कंस्ट्रेंट्स हों कि वहाँ पर इससे पहले आपको याद है हमने जो इससे पहले जो हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स की जो सिचुएशन मैंने पढ़ी थी उसमें बेसिकली ये था कि ये एफ जो थे वो क्यूज के फंक्शंस थे अंदर से। ये फर्ज करें कि हमारा यानी कि जो हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स थी वो सिर्फ अलजेब्रिक रिलेशनशिप थी of generalized coordinates. But now, for example, जो ये constraints हैं जो कि हम फंक्शन के जरिए से जाहिर कर रहे हैं, तो पोजीशन के साथ साथ फर्स्ट कहते हैं कि वेलोसिटी के भी फंक्शन है जो कि इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सके। और फर्ज करें कि वो किसी नॉन हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स को जो है वो जो है रिप्रेजेंट कर रहा हो, unless the equations can be integrated to yield a relationship among the coordinates. यानी कि उनका कहने का मकसद ये है कि फर्ज करें कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट ऐसी लिखी जा सकती है और जो कि बज़ाहिर नॉन हार्मोनिक कंस्ट्रेंट्स के की फॉर्म को जो शो कर रहा है, लेकिन फर्ज करें कि वो इक्वेशन इस तरह की हों कि हम उन्हें इंटीग्रेट कर सकें और उनके ज़रिए से इनको इंटीग्रेट करके हम जो है कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में कंस्ट्रेंट्स को लिख सकें। तो जैसे कि ये स्टार बता रहा है कि ऐसी सूरत हाल में हम ऐसी कंस्ट्रेंट्स को जो है वो सेमी हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये कौन चीज़ है जो इसने यहाँ पे इस्तेमाल की है। ठीक
ठीक है, तो मेन आइडिया असल में ये है कि हमारे पास एक ऐसा सेट ऑफ कंस्ट्रेंट है, ये पोजीशन के साथ साथ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, जो और वो बहरहाल सिचुएशन इस तरह की है कि अगर हम उस सेट ऑफ कंस्ट्रेंट को अगर इंटीग्रेट करें, क्योंकि शुरू में सिर्फ उसे वेलोसिटी पे डिपेंड, जो कि शुरू में वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर हम उसको इंटीग्रेट करें तो बहरहाल हमारे पास ऐसे सेट ऑफ इक्वेशंस आ जाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ जो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जो डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि वो अलजेब्रिक रिलेशन कोऑर्डिनेट्स का आपस में रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे ये सेमी हार्मोनिक कंस्ट्रेंट। इस तरह की सिचुएशन हम जो है वो फिलहाल इस पूरे टॉपिक के अंदर हम कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए अगर फर्ज करें हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन हो जैसे समीशन ए आई एक्स आई डॉट प्लस बी जीरो आई वन टू थ्री एन जाए। आपको याद होगा कि इसी तरह की इक्वेशन मैंने जो जो यूनिट थ्री का जो पहला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ी थी। हमने कहा था कि इन जनरल दीज इक्वेशंस आर नॉन इंटीग्रेबल, आप इनको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, और इस वजह से ये इक्वेशन जो है वो नॉन पॉलिनॉमिक कंस्ट्रेंट्स को शो करती हैं रादर देन पॉलिनॉमिक कंस्ट्रेंट। पॉलिनॉमिक कंस्ट्रेंट जो है वो इंटीग्रेबल होती है। लेकिन फर्ज करें कि यही इक्वेशन है, लेकिन सिचुएशन इस तरह की हो कि ये जो पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई, यानी कि मैं ए को आइडेंटिफाई करूँ सम फंक्शन, सम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल एक्स आई, और बी को मैं आइडेंटिफाई करूँ एज पार्शियल एफ बाय पार्शियल वेयर एफ इज सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब है कि मैं इस इक्वेशन में क्या करूँ कि इस ए की जगह पे मैं ए की वैल्यू रख दूँ, और बी की जगह पे मैं बी की वैल्यू रख दूँ। तो ये पूरी इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, समेशन आई पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई ए की जगह पे, और डी एक्स जो डी एक्स नॉट है कि दरअसल डी एक्स आई वो डी टी है, और बी की जगह पे मैंने पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी उसको जीरो रख दिया। ठीक है, अगर मैं गौर करूँ तो पता ये चलेगा कि ये जो यहाँ जो फंक्शन लिखा हुआ है, ये जो पूरी इक्वेशन लिखी हुई है, ये असल में कुछ भी नहीं है सवाए इसके कि मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैलकुलेट किया हुआ है इसका फंक्शन एफ का, जो फंक्शन है एक्स एंड टी का। यानी कि मैं अगर ये करूँ कि मेरे पास ये फंक्शन हो एफ एक्स आई टी, तो मैं अगर डी एफ बाई डी टी कैलकुलेट करूँ तो दरअसल क्या होगा, समेशन पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स आई एंड डी एक्स आई ओवर डी टी प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल टी डी टी ओवर डी टी, क्योंकि डी टी ओवर डी टी वन होता है तो इसलिए मैंने ये इक्वेशन है। ठीक है, चूंकि जीरो के बराबर बेसिकली क्या जीरो के बराबर डी एफ बाई डी टी जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये एक सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और आप इसको दोनों तरफ अगर आप इसको जो है वो इंटीग्रेट कर लें, डी एफ है, ठीक है, जीरो है, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये एफ प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है, और कांस्टेंट को उठा के आप इधर ले आइए तो एफ एक्स आई माइनस कांस्टेंट जीरो। दिस इज दिस इज नथिंग बट दी पॉलिनॉमियल कांस्टेंट। तो मतलब है कि बावजूद इस बात के कि इन जनरल दिस इक्वेशन ओनली represent only represents non-polynomial constraint, but in some cases where we have this special circumstances where AI, this capital AI, can be recognized as partial f by partial xi, and B is like partial f by partial t. In such cases, this equation can be integrable and can be written in a very simple form, that is f minus constant equal to zero, right? And in that case, it is a polynomial constraint, right? Or such function or such algebraic relationship will be basically representing a polynomial constraint. ठीक है? अच्छा, आपको याद होगा कि जस्ट फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन राइट, तो फर्ज करें अगर हम
from the preceding discussion, we conclude the constraint expressible like this. ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज करें कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट इस तरह की हो कि जो फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखता हूँ पार्शियल एफ के ओवर पार्शियल क्यू जे डी क्यू जे एंड partial f k over dt, partial f k over partial t dt equals to 0 are equivalent to those having equation 7.9. 7.9 दरअसल ये इक्वेशन जो हमने शुरू में पढ़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का ये है, अगर आप इसको जो है गौर करें कि अगर आप यहाँ पे तो देखिए डी टी जो आया है वो दूसरी थी। हमने इसी इक्वेशन को बेसिकली जो है वो मॉडिफाई किया, या ये कह लीजिए कि दोनों तरफ आप अगर उसको डी टी से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट काइंड ऑफ, तो यहाँ पे डी टी यानी कैपिटल टी आ जाएगा, यहाँ पे डी टी कैंसिल होगा, ये डी एक्स आई हो जाएगा, ठीक है। Instead of writing this equation in terms of just xi, write it in terms of generalized coordinates, तो वो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो मतलब कहने का ये है कि ये इक्वेशन जो शुरू में हमने देखा कि वो इट लुक्स लाइक नॉन हॉलोनॉमिक constraint equation, but at the end of the day, it turns out that it is a equation which is representing holonomic constraint, right? अच्छा, अब कुछ और देखिए, और वो ये कि देखिए आपको मैंने शुरू में जो हमारा थर्ड यूनिट 3 का जो फर्स्ट लेक्चर है, मैंने आपको ये बताया था कि हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट इस तरह की होती है कि हमने अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे हैं, राइट, तो इस तरह से लिखी जा सकती है। आपको याद है कि मैंने आपको ये बात बताई थी और आपसे कहा था कि या तो आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की फॉर्म लिखते हैं, राइट, या अगर आप इसको फर्स्ट करें एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इसी को जो जीरो की फॉर्म में लिखते हैं, तो इंटीग्रेट करके आप दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 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 आप कर सकते हैं। तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम काइंड of equation which we have talked about in the first lecture of version 3, जहाँ में constraint वगैरह जो है वो हमने डिस्कस की थी, ठीक है, जिसमें जे जो है वो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम तक, जे रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड के रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ वो ये कि देखिए ये मैंने जो ये नई इक्वेशन है जो हमें 6.69 में देखनी चाहिए थी, जो कि पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू जे माइनस डी बाय डी टी और पार्शियल एल पार्शियल क्यू डॉट जे प्लस समेशन के लैम्डा के विद फंक्शन ऑफ टाइम एंड पार्शियल एफ के ओवर पार्शियल क्यू जीरो है। ये फिलहाल हम इसको जो है ड्राइव नहीं करेंगे, क्योंकि बेहतर ये है कि हम इस इक्वेशन के जो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं और उसकी एप्लीकेशन है वो हम देखें। अगर आप इसको देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप 6 चैप्टर में 6.69 के में ड्राइव की हुई है, वो आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं। और अगर कुछ समझ में आए तो आप जो है वो आप पूछ लीजिएगा, लेकिन फिलहाल मैं इसको ड्राइव नहीं करवाऊँगा, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज और देखेंगे कि क्या होंगे। सपोज करें कि ये हमारे पास एक नई तरह की इक्वेशन है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू जे, ये आपको याद होगा कि इसके हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, या ये कह लीजिए कि ये डी वाई बाई डी टी पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू डॉट है, आपको याद होगा यहाँ से मोमेंटम आती है जो डेरिवेटिव लेते हैं तो टी डॉट हो जाता है फोर्स है। इसका मतलब है कि यहाँ से भी कुछ जो चीज़ कुछ ऐसी निकल के आएगी अनडिटरमाइंड में मल्टीप्लाई गया वो कि हम लैम्डा को अनडिटरमाइंड मल्टीप्लाई कहते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो निकल के हमारे पास आएगी। अब ये देखना है हमें कि हम इस इक्वेशन को जो इस्तेमाल कैसे करेंगे, और ये जो हमारे पास थोड़ी सी नई सर्कमस्टांस, शुरू में हमने सिर्फ इतना ये 7.64 जो है उसमें सिर्फ हमने ये समेशन जे पार्शियल एफ के वो पार्शियल जे पढ़ा था, इसके अलावा कुछ मतलब एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन
लेकिन अब की दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में हम इसके साथ कंपेयर करें तो ये एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास आ गई है पार्शियल एफ के टी पार्शियल टी एंड टी टी। तो अब याद रखिए, क्योंकि हम ये जो लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हैमिल्टन प्रिंसिपल के ऊपर बेस कर रही है, ठीक है, जहाँ हमने वेरिएशन प्रिंसिपल लगा के दो टाइम्स के दरमियान हमने वेरिएशन किया T1 और T2 के, ठीक है। जिसकी वजह से हमें पता है कि एट टाइम T1 एंड T2 यहाँ पर हम वेरिएशन जो है वो फंक्शन की नहीं लेते हैं, वहाँ पर फिक्स होती है, फिक्स पॉइंट्स होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये जो हमारे पास इक्वेशन है 7.64, इसमें अगर हम टाइम डिपेंडेंट टर्म्स, ये जो इस तरह की टर्म्स हैं जो कि पार्शियल एफ के पार्शियल एफ के ओवर पार्शियल टी डी जी हैं, ठीक है, हम अगर इनको ऐड भी कर दें तो उससे कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं खड़ी होगी, क्योंकि फिक्स पॉइंट से फिक्स टाइम्स पे, यानी कि एट टाइम T1 और टाइम T2 पे वेरिएशन जो है टाइम में वो ज़ीरो हैं। तो ये इक्वेशन बावजूद इस बात के होंगी, लेकिन जब आपके पास फाइनली लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी तो ये आपके पास कोई किरदार अदा नहीं करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो ओरिजिनल एजम्पशन थी कि जो पोलिनोमियल कंस्ट्रेंट्स हैं वो 7.64 की फॉर्म में लिखी जा चुकी हैं, अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो और इसके ज़रिए से हम लैग्रेंज इक्वेशन निकालना तो अभी भी सही रहेंगी, अगर हम इसके अंदर के टाइम डिपेंडेंट पार्ट अगर हम ऐड करें, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज वन थिंग। अब एक और चीज़ जो हमें देखनी है वो ये कि ये सब चीज़ जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखी है 7.65, जिससे हम और इसमें हम ये कह रहे हैं कि अब ये एक्स्ट्रा टर्म इसके अंदर ऐड हो गई है, ठीक है? इसका फ़ायदा क्या हुआ? So फ़ायदा ये कि the great advantage of Lagrangian formulation of mechanics is that the explicit inclusion of the forces of constraint is not necessary. कि हमें एक्सप्लिसिटली फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट जो किसी सिस्टम की पर लग रही होती हैं उन्हें शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम सारी तवज्जो इस बात पर दे रहे होते हैं कि सिस्टम की डायनेमिक्स जो है वो किस तरह की हो रही है, ठीक है, कि okay, that is the emphasis is placed on the dynamics of the system rather than the calculation of the forces acting on each component of the system. So in certain instances, however, it might be desirable to know the forces of constraint. बाद सिचुएशन में हमें फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट मालूम भी करना पड़ जाती हैं और उसकी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी बहुत बहुत अहमियत है। एक और चीज़ ये कि जो लैग्रांज इक्वेशन है जो हमने रिप्रेजेंट किए हैं 7.65 के ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसमें ये अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर लैम्डा के आर क्लोजली रिलेटेड टू द फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट। ये फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि अगर आपको कभी किसी सिस्टम की फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट कैलकुलेट करना होगी तो आपको बेसिकली क्या कैलकुलेट करना होगा, ये जो जनरलाइज फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट जो है वो लैम्डा के पार्शियल एफ के ओवर पार्शियल क्यू जो है, ठीक है। आपने कभी इस तरह की क्वेश्चन नहीं देखी होगी वो भी फोर्सेस के हवाले से, लेकिन बट बिलीव इट और नॉट दैट विल गिव यू फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट फ्यूचर। लेट्स अप्लाई दिस इक्वेशन। मैं इसको क्विकली समराइज करता हूँ कि हमने इस पूरी चीज़ में क्या चीज़ देखने की कोशिश की है। देखिए, हमने शुरू में जो हार्मोनिक कंस्ट्रेंट्स पढ़े हैं वो बहुत सिंपल अलजेब्रिक रिलेशनशिप देते हैं अमंग द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। लेकिन ऐसी कई क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रेंट भी हो सकती हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करने के साथ साथ वेलोसिटीज पे भी डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। बज़ाहिर अगर ऐसी कंस्ट्रेंट हमारे सामने आ जाए जो कि वेलोसिटीज पे भी डिपेंड कर रही हैं, जैसे 7.59 है, जैसे ये हमारे सामने लिखा हुआ है, तो वो ये नॉन इंटीग्रेबल होती हैं, हम इन्हें इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो ये पॉलिनॉमियल कंस्ट्रेंट नहीं होती। लेकिन इन सर्टेन केसेस, जैसे कि यहाँ हमने बताया कि अगर ए आई कैसे आइडेंटिफाई करें, बी कैसे आइडेंटिफाई करें, तो फिर ये इक्वेशन इंटीग्रेबल हो जाती हैं और इंटीग्रेबल होने की वजह से ये पॉलिनॉमियल कंस्ट्रेंट्स ई को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, अब हमने एक चीज़ और देखी थी कि जो हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स होती हैं वो अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखी जाएँ तो वैसे लिखी जाती हैं, राइट? लेकिन अब की दफ़ा हमने देखा कि इसमें ये एक एक्स्ट्रा पीस आ गया है जो कि इससे पहले नहीं था। लेकिन हमें ये बात पता होनी चाहिए कि लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो चूँकि वेरिएशन हम हमने हम वो हैमिल्टन प्रिंसिपल पे बेस कर रही है और उसमें हमने जो फंक्शन को वेरी कर रहे हैं तो फ्रॉम सम टाइम t1 टू टाइम t2 इन दो टाइम स्लॉट्स के दरमियान हम उसको वेरी कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से बावजूद इस बात के कि एक टाइम डिपेंडेंट टर्म यहाँ पे आ रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग विद द Lagrange इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि ये जो वेरिएशन है एट टाइम t1 टाइम टाइम t2 पे ये जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारे पास Lagrange इक्वेशन जो है वो वापस आ जाए, Lagrange इक्वेशन जैसे हमने पहले ड्राइव की थी वैसे हो जाएगी। ये वजह ये कह रहा है कि because the variational process involved in Hamilton principle holds the time constant at the end point, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है at the end point, जो end point पे तो उससे dt शुरू होगा, and we could add this extra term। ये ऐसे ही है कि आपने Lagrange के साथ एक टर्म लगा दी, जब वो अगर पोजीशन और वेलोसिटी डिपेंड नहीं कर रही तो उसको डायरेक्टली जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने एक चीज़ ये देखी थी कि इससे पहले तक हम जो भी काम कर रहे थे तो उसमें हम हमारी सारी फोकस जो था वो इस बात पर था कि हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट लिखते हैं, हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स आ जाएं ताकि हमें हमारे पास प्रॉपर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएं, ताकि और प्रॉपर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आ जाएं, और फिर हम इसको Lagrange इक्वेशन लिखें और इनको सॉल्व करने से हम जो है वो सिस्टम की डायनामिक्स को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, rather than कि हम सिर्फ फोर्सेस कोई कैलकुलेट करते रह जाएं इन इनसे डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि ये जो हमने जो नई इक्वेशन लिखी है, जिसे हम जैसे कि 7.65 में है, और इसमें ये जो कोएफिशिएंट है लैम्डा के जिसको हम Lagrange हमिल्टन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ सिस्टम की डायनामिक्स भी हम कैलकुलेट कर सकेंगे बल्कि हम फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट भी मालूम कर सकेंगे, ठीक है। तो जो कि इससे पहले मुमकिन नहीं था, इससे पहले हम सिर्फ और सिर्फ डायनामिक्स ही मालूम कर रहे थे, ठीक है। ऑलराइट, let's try to do a problem देखिए ओरिजिनली एग्जाम्पल 6.5 में दी थी और फिगर 6.7 मैंने आपकी आसानी के लिए इसको फिगर के यहाँ बनाया है, लेकिन ज़रा इससे पहले ये देखें कि इसमें क्या बता रहा है। कह रहा है लेट अस कंसीडर अगेन द केस ऑफ द डिस्क रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, याद रखिएगा। डाउन है इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है, उस पर एक डिस्क है ऑफ सम रेडियस कैपिटल आर, वो रोल करती हुई नीचे आ रही है, ऊपर से स्टार्ट हुई है, रोल करते हुए नीचे आ रही है। क्या मालूम करना है आपको? इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इसकी है क्योंकि वो रोल करती हुई आ रही है। अच्छा, अब इसमें देखिए कई चीज़ें हैं। हमें जो हम इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं वो देखिए बुनियादी तौर पर दो हैं। ये तो ओरिएंटेशन है, सॉरी इंक्लिनेशन एंगल है इस प्लेन पे जो कि सम अल्फा है। हमने जो कोऑर्डिनेट लिए देखिए, एक तो ये जो इसका ओरिजिन है यहाँ से अब ये रोल करती हुई डिस्क जहाँ तक भी जा रही है, इस कोऑर्डिनेट को हम बाय करें जो कि वेरी कर रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट, ठीक है। इसी तरह जब ये रोल कर रही है तो इसका एक एंगल चेंज हो रहा है जिसको हम थीटा कहते हैं। तो हमारे पास दरअसल दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, वाई एंड थीटा। You can even call it X or Z or whatever you like। तो ज़रूरी नहीं है आप Y कहें, आप इसको फॉर एग्जांपल psi कहते हैं, एंड ये भी एक ग्रीक लेटर है, राइट। तो आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, या फॉर एग्जांपल ईटा कहते हैं, whatever, it doesn't matter as far as it describes the correct physics and we use it correctly। तो अब क्या होगा कि ये हमारे पास दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं वाई एंड थीटा, और हम ये कह रहे हैं कि ये डिस्क जो है वो रोल करती हुई नीचे आ रही है विदाउट स्लिपिंग।
और जो इसमें इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है जिसकी वजह से ये इस ये डिस्क जो है जो रोल कर रही है वो इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ही रह रही है, ठीक है, उछल के कहीं नहीं जा रही है। वो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट दरअसल क्या है, वाई इक्वल्स टू आर थीटा, राइट। रिमेंबर आप अगर इसका टाइम डेरिवेटिव ले लें, जो वाई डॉट हो गया तो वाई डॉट इक्वल्स टू आर थीटा डॉट हो जाएगा, जो कि ओमेगा है, यानी कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी। और आपको याद है मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर था ज्योमेट्री का, उसमें मैंने कहा था कि इसको आप याद रखिएगा, जब भी हम कभी भी दिस रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करेंगे तो इसमें ये जो इक्वेशन है वो इम्पोर्टेंट किरदार अदा करेगी कि वाई डॉट यानी कि वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो ये एग्जैक्टली वो सिचुएशन बन रही है। तो इस ये जो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है हमारे पास आर वाई इज टू आर थीटा, ठीक है। तो अगर मैं आर थीटा को इधर ले आऊँ तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, तो ये पॉलीनॉमियल कंस्ट्रेंट हो गई है, ठीक है। तो अब आप ये देखें, हमारे पास हमारे पास जो है वो क्या है, एक इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है और दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो एक यानी टू और एक ही पार्टिकल है डिस्क, तो टू टाइम्स वन माइनस वन 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 इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट हमारे पास बेसिकली एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, चाहे आप वाई के टर्म्स में लिखें चाहे थीटा के टर्म्स, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे जाके कि हम अपने आप से जो कोऑर्डिनेट्स की तादाद कम नहीं करेंगे, और उसकी वजह क्या है वो आप देखिएगा, अभी आपको अंदाज़ा होता है। अच्छा, अब ये देखिए कि जब हम इस सिस्टम के लिए लैग्रांजियन लिखना चाहेंगे तो आप जैसे जानते हैं कि इसके दो हिस्से होंगे, एक उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये डिस्क चूंकि इसका ट्रांसलेशन मोशन भी है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है और रोल करते हुए नीचे आ रही है, ठीक है, ये इसका ट्रांसलेशन मोशन है, और साथ साथ ये रोटेट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके पास जो है वो रोटेशनल मोशन भी है। तो जो लीनियर मोशन है, जो ट्रांसलेशन मोशन है, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर है, ठीक है। और जो रोटेशन मोशन है वो एग्जैक्टली इसी ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई है उसका उसको हमने एंगुलर फॉर्म में लिख दिया, हाफ हाफ एम की जगह पे एम सिंपल मैथ है तो आई से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, यहाँ वाई डॉट स्क्वायर है तो यहाँ थीटा डॉट स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, आई से शायद आप वाकिफ हों, ये आई जो है बेसिकली क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। इसको आप मज़ीद देख सकते हैं हेलिडे रेजनिक एंड क्रेन में, एच आर के हम तो शॉर्ट में कहते हैं कि आपको मालूम होगा कि जैसे कि एक आम बॉल है, फॉर एग्जांपल एक सिंपल बॉल या एक पार्टिकल है, उसका मैस जो है वो जस्ट मैस है, राइट। आप उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो वो हाफ एम वी स्क्वायर होगी, क्या अगर एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो हाफ एम एक्स स्क्वायर होगी। लेकिन अगर फर्ज करें वो एक एक्सटेंडेड बॉडी है, ये बात हम कर रहे हैं पॉइंट पार्टिकल, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सटेंडेड बॉडी की बात करें, जैसे बॉल का हम पूरा स्ट्रक्चर ले लें, ठीक है, या एक स्टिक है वो अगर रोटेट कर रही है, तो अब इनके मैसेज, इनके जो रोटेशनल मैसेज होंगे, यानी कि जो वो इनर्शिया जो उनके रोटेशन की वजह से जनरेट हो रहा है, वो इतना सिंपल नहीं है, वो डिपेंड कर रहा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, ठीक है। तो इस वजह से हम उसके कैलकुलेट करने के तरीके हैं। एक स्फेयर का मास भले से सेम हो, लेकिन अगर वो सॉलिड है, अंदर से भी भरा हुआ है, ठीक है, मतलब फर्ज करें कि 1 किलो का आपके पास एक स्फेयर है, यानी दो स्फेयर है आपके पास 1 किलो के, लेकिन वो फर्क ये है कि पहला स्फेयर जो है वो बिल्कुल सॉलिड है, उसके अंदर भी मटीरियल मौजूद है। दूसरा स्फेयर ऐसा है जिसकी सिर्फ उसकी आउटर लेयर इतनी मोटी है कि उसका 1 किलो वजन हो रहा है कि अंदर से हल्का है। तो आप देखिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों के फर्क होंगे, बावजूद इस बात के कि इनका मैथ बराबर है, ठीक है। इन जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा होता है आर पे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जितनी ज़्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो एक्सिस जिसके अबाउट वो बॉडी मूव कर रही है, जितनी ज़्यादा उससे दूर होती जाएगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये फिक्स नहीं होता, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है। एक डिस्क के लिए जो आप अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें तो एम आर स्क्वायर है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। मजीद आगे अच्छा में देखते हैं हेलिडेज में कंप्लेन। तो इस वजह से हमने क्या किया है कि अगर हम इसको दोबारा और इसी को और एक्सपेंड करें तो हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर और आई की जगह हमने एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर लिख दिया, तो 1/2 का तो 4 हो गया, ठीक है।
अच्छा, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो हम लिख सकते हैं U इक्वल टू एम जी एल माइनस वाई टाइम साइन अल्फा। ठीक है, जो उसके उनके जो वो आप देख सकते हैं कि इसकी जो हाइट चेंज होती जा रही है तो वो इसकी साइन अल्फा से हो रही है। और आप देखें अगर वाई की जगह पे आप एल रख दें यानी कि पूरी डिस्क ऊपर से नीचे तक आ जाए तो एल डिस्टेंस कवर करेगी क्योंकि एल इज़ द लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस है, सरफेस ऑफ द प्लेन है। तो ये ज़ीरो हो जाएगा सारा तो पोटेंशियल यानी कि जब यहाँ पहुँचेगा पहुँचेगी डिस्क तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। वो कब होगी जब वाई वाई डिस्क एल हो जाएगा। इसी तरह आप अगर साइन अल्फा को ज़ीरो कर दें अगेन ये इंक्लाइंड प्लेन ही ना रहे तो ये पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। ये आप 90 कर दें तो ये सीधे सीधे फ्री फॉल का जो है वो आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एम जी एल माइनस फाइव बचेगा लेकिन साइन अल्फा वन हो जाएगा। All right. So now let us try to write L equals to T minus U, that is the Lagrangian. तो आपके पास Lagrangian आ गया L equals to half m y dot square plus 1 over 4 m r square theta dot square plus m g y minus L sin alpha। ठीक है, ये हमारे पास Lagrangian आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दो वेरिएबल हैं फिलहाल y, हमारे पास y डॉट मौजूद है और थीटा डॉट मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब ये इक्वेशन दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है y एंड थीटा डॉट और y एंड थीटा वो डॉट्स हैं वो एक अलग चीज़ है लेकिन दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। और ये चीज़ आपको बस याद दिलाने के लिए अभी हमने बातों में इसको जिक्र तो कर ही लिया है कि जो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है वो एफ, ये वही एफ है जो हमें यहाँ पे दरकार है। ये जो इस इक्वेशन में जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था पार्शल एफ के ओवर पार्शल टू जे जो था तो वही एग्जैक्टली एफ है। ठीक है, और हमें इस वक्त जो मालूम करना होगा वो दो कोऑर्डिनेट्स हैं जो वाई एंड थीटा और ये लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है जो किसी ने फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट कह रहा है। तो चूँकि इंटरेस्टिंगली और लकीली हमारे पास फोर्सेस ऑफ इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट बहुत सिंपल लिखी हुई वाई माइनस आर थीटा। ठीक है, हम देखेंगे आगे जाके हमारे लिए इससे काफ़ी आसानी हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं बेसिकली राइट, वाई एंड थीटा, और चूँकि ये आपस में कनेक्टेड हैं फ्रॉम ए वेरी सिंपल इक्वेशन वाई इज इक्वल टू आर थीटा से जो इक्वेशन ऑफ कंडीशन को शो करती है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं वाई डॉट इक्वल टू आर आर ओमेगा। और इसकी वजह से हमारे पास दो में से कोई एक हम चाहें तो वाई को थीटा के फॉर्म में लिखेंगे थीटा को वाई के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन हम अभी दोनों को अपने पास रहने देंगे और उससे और इस चीज़ से हम कोई एडवांटेज हासिल करते हुए कुछ चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये देखिए चूँकि हमारे दो कोऑर्डिनेट्स हैं तो जो हमारे पास इक्वेशन 7.65 थी, ठीक है, जो हमने देखी थी अ, उसको हम दो वेरिएबल्स के लिए लिखेंगे इनके वाई और थीटा के लिए पार्शियल एल बाय पार्शियल वाई माइनस डी बाय डी टी और पार्शियल एल बाय पार्शियल वाई डॉट प्लस लैम्डा टाइम्स पार्शियल एल बाय पार्शियल वाई डी जीरो। फिर इसी तरह पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा माइनस डी बाय डी टी ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा डॉट प्लस लैम्डा डी एफ होगा। ठीक है, इसको मैंने और तफसील से किया है इसके अंदर जो वन नोट के मेरी जो नोटबुक है वो मैं आपके साथ इसकी कैलकुलेशन शेयर करता हूँ ताकि आप इसको देख सकें और इसको खुद से करें। तो इस यहाँ पे भी किया हुआ है लेकिन ज़रा सा एक दफ़ा करके देख लें तो अच्छा है। और राइट, सो देखिए ये मैंने आपके सामने एक कोई लैग्रांजियन लिख लिया है यहाँ पे एल इक्वल टू हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर प्लस 1 ओवर 4 एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर एम जी वाई माइनस एल और साइन साइन अल्फा। ठीक है, और ये हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट थी एफ इक्वल टू वाई माइनस आर थीटा। और ये दो इक्वेशन अभी जो मैंने आपको बताई हैं दोनों वाई और थीटा के वेरिएबल फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, तो चूँकि हमारे पास एफ मौजूद है और हमें पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई मालूम करना है वो हम मालूम कर सकते हैं। जब आप उसको पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई करेंगे तो वन हो जाएगा और जब आप पार्शियल एफ बाय पार्शियल थीटा करेंगे तो सिर्फ आपके पास माइनस आर बचेगा। ठीक है, ये आपके पास ये दोनों चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। और फिर हम बारी बारी वाई के लिए और थीटा के लिए लैग्रांज इक्वेशन जो है वो यानी कि ये दोनों इक्वेशन हम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
या ये कहिए कि इससे क्वेश्चन ऑफ मोशन सॉल्व तो बाद में करते हैं, पहले हम एक क्वेश्चन ऑफ मोशन बनाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। सो हमने क्या किया, पार्शियल ए बाय पार्शियल वाई हमने जो है वो कैलकुलेट किया, और हमारे पास लैग्रांजियन लिखा हुआ है, तो पार्शियल या पार्शियल वाई करेंगे तो वाई डिपेंडेंस यहाँ पे है, एन की साइन अल्फा आ गया। फिर पार्शियल एल बाय पार्शियल वाई डॉट, वो उससे डिपेंडेंस यहाँ पर है, तो एन वाई डॉट आ गया। ठीक है, और इसको उठाइए और यहाँ रख दीजिए, और इसको उठाइए यहाँ रख दीजिए, पार्शियल एक्स या पार्शियल वाई हमने यहाँ से कैलकुलेट किया तो 1 के बराबर है। इन तमाम चीज़ों को उठा के आप इक्वेशन 2 के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो आपके पास एम जी साइन अल्फा माइनस एम वाई डॉट प्लस लैम्डा जीरो है, इसको हमने क्वेश्चन 5 का नाम दे दिया। इसी तरह जो थीटा की इक्वेशन है, हम पार्शियल या पार्शियल थीटा कैलकुलेट करेंगे, लेकिन थीटा की डिपेंडेंस यहाँ कहीं नहीं है तो वो जीरो है। थीटा डॉट की है तो जो यहाँ से हो गया, तो यहाँ पर हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पार्शियल एफ बाय पार्शियल थीटा हमने यहाँ कैलकुलेट किया तो माइनस आर हो जाएगा। और ये सब इंफॉर्मेशन हम लेके, जैसे कि मैंने यहाँ किया है, ये ज़ीरो है, ये सिर्फ इतना सा आ गया, और वहाँ से हमने उठाया और यहाँ माइनस आर आया तो हमने यहाँ रख दिया, तो माइनस हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर लैम्डा टाइम्स आर ज़ीरो। ठीक है, और ये जो अगेन जो हमारे पास इक्वेशन कंस्टेंट है, इसके ज़रिए से हमने ये मालूम कर लिया कि थीटा डबल डॉट इक्वल टू वाई डबल डॉट ओवर आर। अब आप देखिए हमारे पास तीन इक्वेशन हैं, 7, 8 और 9, सॉरी 6, 7 एंड 8। कौन कौन सी? अ, अ, हाँ, देखिए ये हमारे पास 6 है, 7 है, और 8 हमारे पास ये वाली आ गई। ठीक है, और हमारे पास तीन ही अननोन है, वाई थीटा और लैम्डा, इसका मतलब है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्या करें कि ये जो हमने आपकी जो हमने एक क्वेश्चन निकाली है, इसको लेके हम इस 7 इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। थीटा डबल डॉट की वैल्यू क्या है, वाई डबल डॉट ओवर आर, यहाँ आर स्क्वायर है तो एक आर से आर कैंसिल हो गया, आर हमने कॉमन निकाला, तो ये माइनस हाफ एम टाइम्स वाई डबल डॉट माइनस लैम्डा जीरो बचता है। यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली, इसको मैं क्वेश्चन 9 का नाम दिया। इस 9 को उठा के आप इक्वेशन 5 में डाल दीजिए। 5 क्या है, वो ये थी, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आप अगर जब डालेंगे तो क्या होगा, एम जी साइन अल्फा माइनस एम वाई डबल डॉट, और ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये माइनस हाफ माइनस वन है, ये माइनस टू माइनस हाफ है, तो ये माइनस थ्री बाई टू हो गया। ठीक है, और वाई डबल डॉट की वैल्यू मालूम कर लें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये क्या हो जाएगा, 2/3 जी साइन अल्फा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन है, तो इसमें एक्सेलरेशन डायमेंशन मौजूद है, क्योंकि ये तो मैज नंबर है, साइन अल्फा 2/3 नंबर है, तो जी एक्सेलरेशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है? इस वाई डबल डॉट की वैल्यू को आप लें और 9 इक्वेशन लेते हैं। 9 कौन सी थी, ये थी, आपने यहाँ पे पुट कर दिया। जब आप यहाँ पुट करेंगे तो माइनस हाफ एम, यहाँ वाई डबल डॉट का तो ये क्वेश्चन आपके 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो -1/3 एम जी साइन अल्फा। अगेन आप जानते हैं कि एम जी जो है वो फोर्स डायमेंशन है, और मास टाइम एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब लैम्डा वाकई फोर्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पर लैम्डा भी आ गया, वाई डबल डॉट भी आ गया है, तो आप क्या करें कि 11 को उठाएं और 7 में, 7 कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास, ये थी। यहाँ हम जो है वो उठा के यहाँ लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, और उसे को ज़रा सा अलजेब्रिकली मैनिपुलेट करते हैं। तो यहाँ हमने उठा के लैम्डा की वैल्यू रख दी है। ठीक है, और उसको उठा के उधर ले गए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया दोनों। ठीक है, एन कॉमन है, आर कॉमन है, तो हमने ये इसको चीज़ों को सिंप्लीफाई किया, और थीटा डबल डॉट आपके पास बराबर आ गया 2/3 टाइम जी बाई आर साइन आउट। अगेन आप ये देख सकते हैं कि थीटा डबल डॉट की जो डायमेंशन हैं वो 1/t² की हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर भी ऐसा है, क्योंकि जी जो है वो एक्सेलरेशन की ग्रेविटी है, सिंपली एक्सेलरेशन है, लेंथ ओवर टाइम स्क्वायर, वो लेंथ और ये लेंथ आपस में कैंसिल हो जाएगी और आपके पास 1/t² की डायमेंशन रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने थीटा डबल डॉट को कैलकुलेट किया, लैम्डा को कैलकुलेट किया, और वाई डबल डॉट को कैलकुलेट किया। तो आप यकीनी तौर पे इसको इस इक्वेशन को 2 दफ़ा
सिंपल इक्वेशन है, 2 दफ़ा आप इंटीग्रेट करें तो आपके पास y की वैल्यू आ सकती है, और इसी तरह आप थीटा डबल डॉट को 2 दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये स्टेप्स हो गए। अब हम दोबारा से जाते हैं अपने वो जो हम इसकी बात कर रहे थे, आई मीन नोट्स पे थे, हम उस पर वापस जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो स्टेप्स यहाँ दिए थे ये हमने कर लिए, और हमने लैम्डा वाई डबल डॉट लैम्डा थीटा की वैल्यू हमने मालूम कर ली। ठीक है, अच्छा अब जरा सा गौर करें, ये हमें क्या हुआ, क्या है, क्या चीज़ कैलकुलेट हुई है। तो देखिए कि वी नोट दैट इफ द डिस्क वर टू स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन ना हो, अभी देखिए हमने कहीं पर भी फ्रिक्शन की बात शुरू में नहीं करी, लेकिन हम कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे थे। कोई कंस्ट्रेंट है जो कि जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये स्लिप नहीं कर रही है पर रोल कर रही है, लेकिन कोई तो फोर्स होगी ना कि जो उसको रोल करने के ऊपर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के ऊपर मजबूर कर रही है। ठीक है, तो हमने कहीं फ्रिक्शन का शुरू में कहीं जिक्र नहीं किया था, लेकिन अब हम इसको आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे कि हो क्या रहा है। तो वो कह रहे हैं कि वी नो दैट इफ दिस वर टू स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन down the plane we have just y डबल डॉट इक्वल टू जी साइन अल्फा। ये वही इक्वेशन है जो आपने छोटी क्लासेस में आपकी जो फर्स्ट ईयर था और या आपके फर्स्ट सेमेस्टर था यूनिवर्सिटी में, आप जो बहुत मशहूर है कि ए इक्वल टू जी साइन थीटा आप पढ़ा करते हैं, यहाँ पे अल्फा है। ठीक है, एग्जैक्टली वही इक्वेशन है, लेकिन चूंकि यहाँ पर अब जो सिचुएशन आपके पास वाई डबल डॉट की आप देखें डिफरेंट है, राइट, अब इतनी सीधी नहीं है, तो आपके पास 2/3 का फैक्टर आ गया। 2/3 इज अ स्मॉलर नंबर देन 1, राइट, यहाँ तो 1 है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो एक्सेलरेशन आपके पास सिंपल जी साइन अल्फा है, लेकिन आपकी दफ़ा आपके पास जो एक्सेलरेशन आई है वो जी साइन अल्फा नहीं है, बल्कि 2/3 है। 2/3 का मतलब है कि ये 1 से छोटा नंबर है। ठीक है, therefore the rolling constraint reduces the acceleration to 2/3 of the value of frictionless ride। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास एक्सेलरेशन आई है 2/3 ऑफ जी साइन अल्फा, तो ऐसे ही नहीं आई, बल्कि इस वजह से आई है कि रिड्यूस होके आई है क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन मौजूद थी। आपको आपको पहले से ये सब चीज़ें मालूम करने की ज़रूरत नहीं थी। आपने चूँकि लैग्रांजियन अप्रोच हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे ये खुद ब खुद चीज़ निकल के आई। तो एक बात, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो थी उसका मैग्नीट्यूड क्या था, वो बेसिकली था mg/3 साइन अल्फा। ये वो फोर्स थी जो कि फ्रिक्शन फराहम कर रही थी, और उस फ्रिक्शन उस फोर्स की वजह से इसके जिसके अंदर रोटेशन जनरेट हो रही। ठीक है, याद रखिए फ्रिक्शन बहुत काम की चीज़ है। अगर हमारे फ्लोर पर जब हम जिसके हम चल रहे हैं अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम गिर पड़ेंगे। तो ये फ्रिक्शन ही तो है जो हमारे पाँव को रोके रखती है, उस रोके रखने से हम स्लिप नहीं होते। और वही फ्रिक्शन जो है वो यहाँ पर उस डिस्क को एक पॉइंट पर एक लम्हे के लिए वो उस पर फोर्स लगा रही है, उसको रोक रही है, और उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट पैदा कर रही है, और वो रोल करती हुई नीचे जा रही है। ठीक है, तो वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जनरलाइज फोर्सेस अगर आप देखें, जो कि जैसे मैंने आपसे कहा था, आपने ये क्वेश्चन ये वाली हमने देखी थी इस एग्जाम्पल से पहले के जनरलाइज फोर्सेस लिखी जा सकती है क्यू जे समेशन लैम्डा के पार्शियल एफ के ओवर पार्शियल क्यू जे। तो इसको अगर हम इस्तेमाल करें तो इससे हम जनरलाइज फोर्सेस जो यहाँ लग रही हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 1, जो y इन टर्म्स ऑफ y है वो क्या होगी, लैम्डा टाइम्स पार्शियल एफ बाय पार्शियल y। ठीक है, इत्तेफाक पे पार्शियल एफ बाय पार्शियल y 1 है तो इसे लैम्डा है, और लैम्डा एग्जैक्टली ये वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि उसके लीनियर मोशन को रोकने की कोशिश कर रही है। तो ये माइनस एम जी साइन अल्फा। सेकेंडली आप ये देखें कि आपके पास क्यू थीटा यानी कि वो जनरलाइज फोर्स जो कि इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखी जा रही है वो क्या, लैम्डा टाइम पार्शियल है बाय पार्शियल थीटा। ये हमें आपको मालूम है, यहाँ से जवाब हमारे पास माइनस आर आया तो ये पूरा माइनस लैम्डा टाइम्स आर हो गया, तो ये हमारे पास एम जी आर साइन अल्फा बाई 3 हो गया।
और ये कुछ भी नहीं है सवाई टॉर्क से, इंटरेस्टिंगली। ठीक है, तो इसमें दो फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट लग रही हैं, एक लीनियरली और एक रोटेशनल। लीनियर फोर्स जो इस पे लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स, वो ये है, और जो रोटेशनल फोर्स है या जैसे आप टॉर्क कह लें वो ये है। ठीक है, और इन दो फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है कि वो जो डिस्क है वो रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग, अदरवाइज वो स्लिप कर जाती है। ठीक है, अब एक चीज़, छोटा सा पॉइंट, और वो ये था जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि हम चाहते तो एक फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट को इस्तेमाल करते करते हुए या तो हम थीटा की फॉर्म में लिख लेते या वाई की फॉर्म में। लेट्स से आपने थीटा थीटा डॉट थीटा को वाई की फॉर्म में लिख लिया, थीटा डॉट थीटा से वाई डॉट कर लिया, तो ये इक्वेशन सिंपल हो जाती है और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। आप बहुत आसानी के साथ इस लैग्रांजियन को लिखते हैं और इससे वाई डिपेंडेंट होता है, आपके पास सिंगल इक्वेशन आ जाती है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इससे ये नुकसान होता है कि आप फिर फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट मालूम नहीं कर पाते क्योंकि वो गायब हो जाती है, यानी कि लैम्डा आपके पास अब कहीं नहीं आ रहा, वो चूँकि एलिमिनेट हो जाता है, आप फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो जैसे कि आपको याद है कि यूनिट 4 के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि जब हम हमारे पास ऐसे तरीके मौजूद हैं कि जहाँ हमारे पास जो जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो कम है, लेकिन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हम अपने आप से क्वेश्चन में ज़्यादा रखते हैं ताकि वो आगे चल के हमारे लिए ये फ़ायदा दे सकें कि हम इसके लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट हम सॉरी जनरलाइज फोर्सेस हम कैलकुलेट कर सकें या फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट हम कैलकुलेट कर सकें। तो देखिए कि हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो सिर्फ एक की थी, क्योंकि हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हमने वाई और थीटा दोनों इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से हमें फ़ायदा हुआ कि हमने लैम्डा और फिर उसके बाद फ्यूज जनरलाइज फोर्सेस को वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इसकी एक और एग्जांपल है वो हम देखें। वो क्या है, ज़रा इसको हम पहले फिगर देख लें। तो देखिए एक हमारे पास हेमिस्फेयर है और यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है। अब चूंकि हेमिस्फेयर है और ये इसकी सरफेस डिफॉर्म नहीं हो रही है, तो ये जो उसका रेडियस है इस हेमिस्फेयर का वो कांस्टेंट है, ए है फॉर एग्जांपल। और शुरू फर्ज करें शुरू में ये किसी ऐसे जगह रखा हुआ है कि ये इसकी ओरिएंटेशन एक्सिस थीटा बन रही है। आप चाहें तो इसको इस पॉइंट को उठा के यहाँ लिया, ये थीटा थोड़ी जीरो हो जाएगा, ये जो है वो बिल्कुल स्टेबल होगा। ठीक, तो ये सिचुएशन है। अब देखिए वो पूछना क्या चाह रहा है, ये ज़रा देखिए। ये चाह रहा है कि a particle of mass m starts at rest on top of a smooth fixed hemisphere of radius a। ठीक है, यानी कि उसने यहाँ पे था शुरू में वो। ठीक है, यहाँ से वो रोल करता हुआ फर्ज करें वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और राइट फिर क्या हुआ, find the force of constraint and determine the angle at which the particle leaves the hemisphere। अब चूंकि देखिए उस पर फोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट लग रही है, अदरवाइज वो सरफेस पे नहीं रहता, इधर उधर हो जाता, फॉर एग्जांपल ऊपर चला जाता, एक बात है। तो चूंकि इस पर फोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट लग रही है तो ये इस सरफेस के ऊपर ही रोल कर रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस पे ये होगा कि ये जो पार्टिकल है वो सरफेस से कांटेक्ट में नहीं रहेगा और सीधा नीचे गिर जाएगा। तो हमें एक तो फोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट मालूम करनी है, नंबर वन। नंबर टू, वो एंगल मालूम करना है जहाँ पर ये फोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट जीरो हो रही हैं और वो बिल्कुल फ्री फॉल में चला जाएगा और सरफेस के साथ उसका कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को देखते हुए साफ अंदाजा हो गया है कि इसमें आर और थीटा इन्वॉल्व हैं, दो कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन एक कंस्ट्रेंट भी है हमारे पास और वो ये कि इसका आर कांस्टेंट है, यानी कि ए है, ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट सॉरी इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट जो है वो आर माइनस ए इक्वल टू जीरो हो गया, यानी कि आर इक्वल टू ए। ये एक हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है और उसमें ओरिजिनली जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं वो आर और थीटा के हैं। अगेन हम चाहें तो किसी एक की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं या इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट माइनस कर सकते हैं। अब चूंकि इसमें पोलर कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हैं और हम जब हमने इसकी या टेलर की एग्जांपल्स की थी यूनिट 3 में आपने देख लिया था कि जब आर और थीटा फर्स्ट दोनों चेंज हो रहे हों तो हम किस तरीके से
काइनेटिक एनर्जी जो है वो लिखते हैं तो आप देखते हैं कि इवन आप अगर इसको x इक्वल्स टू आर साइन थीटा और y इज इक्वल्स टू आर cos थीटा की फॉर्म में लिखते हैं और उसके डॉट ले लें तो फिर क्योंकि आर भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन फिलहाल चेंज हो रही है और वो और बातें बाद में जाके इसको फिक्स करेंगे। आर है हमारे पास, ठीक है। तो आर डॉट होगा, फिर कॉस साइन थीटा को छोड़ देंगे, फिर हम आर को फिक्स करेंगे, छोड़ेंगे और फिर साइन थीटा को डेरिवेटिव लेंगे तो वहाँ डॉट आ जाएगा। एंड सो जब आप इसको उठा के एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर में डालेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। u इक्वल्स टू एम जी होता है, राइट, एम जी वाई होता है, तो y की जगह पर आर कॉस थीटा आ गया। आप देख भी सकते हैं मिसाल के तौर पर ये फार्मूला देखें तो ये इसका ये इसका y कंपोनेंट जो है वो बेसिकली कॉस थीटा दे रहा है और ये इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हमें साइन थीटा देगा, आर साइन थीटा या आर कॉस थीटा। तो यहाँ हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखी है, तो ये L इक्वल टू एम बाई टू आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी आर कॉस थीटा हो गया। ये हमारे पास एग्जाम्पल में हो गया और इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, आर और थीटा, और वो इसीलिए हमारे पास इक्वेशन एग्जाम इक्वेशन अपने में दो बनेगी। एक हमने आर के लिए बनाई, थीटा के लिए पार्शियल एल बाय पार्शियल आर माइनस डी बाय डी टी ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल आर डॉट प्लस लैम्डा पार्शियल एल बाय पार्शियल एल बाय पार्शियल आर इक्वल्स टू 0 और इसी तरह थीटा के लिए। और इस इक्वेशन की जो हमारे जो इक्वेशन कंस्ट्रेंट है इसको अगर हम फॉलो करें तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल आर इक्वल्स टू 1 है, बट ये थीटा को डिपेंड नहीं कर रहा, पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा 0 के बराबर है। तो ये जो हमारे पास ये टर्म है ये 1 हो जाएगी और ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो हमने ये जो फाइंडिंग्स थी वो हमने इसके अंदर और आपको पार्शियल एल बाय पार्शियल आर कैलकुलेट करना होगा and then d by dt of partial as a partial r. ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, प्लीज डू इट and this is how you will learn to calculate and to deal with this type of situation. फिर आप क्या करें कि इसी तरह आप पार्शियल या पार्शियल थीटा यानी थीटा से डिपेंडेंट इक्वेशन हैं वो आप सॉल्व कर लीजिए। तो यानी कि पार्शियल आपके पास लैग्रांज मौजूद है, पार्शियल या पार्शियल थीटा तो ये आ जाएगा और फिर इस चीज़ को सॉल्व कीजिए तो फिर आपके पास यहाँ से ये कम जाएगा, ठीक है। प्लीज़ डू इट। अब चूंकि आर इक्वल टू ए है, कांस्टेंट है, तो अब वो वक्त आ रहा है कि हम शुरू में आपको याद है एक एग्जाम्पल हमने किया था कि एकदम हम आर डॉट इक्वल टू 0 पुट नहीं करते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है उसके लिहाज से हम करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें कि अगर मैं इसका मैं डॉट लूँ आर यानी कि आर इक्वल टू ए है तो आर डॉट भी 0 और यही डबल डॉट के बराबर भी होगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी 0 का एक्सीलरेशन भी 0 है। तो जहाँ जहाँ हमें आर डॉट दिख रहा है या आर डबल डॉट दिख रहा है वो सब 0 हो जाएंगे, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास 7.85 और 7.86 ज़रा सिंप्लीफाई हो जाएंगे और आर की जगह पे आप ए रिप्लेस कर दें तो एम ए थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी कॉस थीटा प्लस लैम्डा और यहाँ पे एम जी ए साइन थीटा और माइनस एम ए कॉस थीटा लगा देंगे। आप देखें कि इंटरेस्टिंगली ये इक्वेशन लैम्डा फ्री हो गई है और जबकि यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लैम्डा मौजूद है। इसका और पहली इक्वेशन जो है वो थीटा डॉट फ्री है, राइट, और यहाँ पे थीटा डॉट है और इस पूरी इक्वेशन में थीटा डॉट कहीं नहीं है, ठीक है। तो मतलब है कि समहाउ हमें चूंकि ये लैम्डा मालूम करना है इसलिए हमें थीटा डबल डॉट के साथ कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा डबल डॉट को हम एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा डबल डॉट थीटा सिंगल डॉट के बराबर होगा और उसको स्क्वायर करके हम यहाँ वैल्यू रख सकेंगे और फिर लैम्डा मालूम होगा, ठीक है। ऑलराइट, सो हमने ये जो 7.88 है इसको ज़रा सा अरेंज करें तो थीटा डबल डॉट इक्वल टू जी बाई ए साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब ज़रा सा देखें कि हम इसमें थीटा डॉट की वैल्यू कैसे मालूम करें। देखिए ये थोड़ा सा बड़े इंटरेस्टिंग स्टेप्स हैं, ज़रा से इनको गौर से देखिएगा, बड़ा आपको आप इसको एंजॉय करेंगे। तो देखिए थीटा डबल डॉट है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज डी वाई बाई डी टी ऑफ डी थीटा ओवर डी टी डबल डॉट है और इस पूरी चीज़ को डी थीटा ओवर डी टी को मैं थीटा डॉट लिख सकता हूँ, यानी कि ये थीटा डबल डॉट में लिखा जा सकता है डी थीटा डॉट ओवर डी टी। अच्छा, अब इसको मैं
ज़रा से एक और इंटरेस्टिंग अंदाज में लिख सकता हूँ कि डी थीटा डॉट ओवर डी थीटा एंड डी थीटा ओवर डी थी, ठीक है ना। मैं डी, या ये समझिए कि मैंने डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो ये पूरी चीज़ क्या बन गई, ये डी थीटा ओवर डी थीटा डॉट बन गया, और ये डी थीटा डॉट ओवर डी थीटा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ये जो मेरे पास थीटा डबल डॉट है, ठीक है, उसको मैंने एक और इंटरेस्टिंग अंदाज में लिख दिया। यानी कि यहाँ ये जो मेरे पास लेफ्ट साइड पर थीटा डबल डॉट रखा हुआ है, मैं उसको लिख सकता हूँ थीटा डॉट डी थीटा डॉट ओवर डी थीटा, ठीक है। अब मैंने जब यहाँ पे ये किया, यानी कि मैंने उसको ये किया थीटा डॉट डी थीटा ओवर डी थीटा इज इक्वल टू जी बाई ए एन थीटा, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो ये इनके और फिर मैंने इसको इंटीग्रेट किया, तो ये थीटा डॉट, यानी कि ये डी थीटा उधर चला गया, तो ये डी थीटा डॉट और जी ओवर ए एंड थीटा डी थीटा हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ से लिखा हुआ उसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। थीटा डॉट डी थीटा डॉट जी बाई ए। अब ये बहुत सिंपल इक्वेशन बन गई है, ये ऐसे ये एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा डॉट स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस जी, जैसे मैंने यहाँ लिखा है थीटा डॉट स्क्वायर ओवर 2 माइनस जी बाई ए कॉस थीटा प्लस सम कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये कैसे मालूम करेंगे? इस तरह मालूम करेंगे व्हेन टाइम t इक्वल टू 0 थीटा डॉट वाज 0। व्हाई? बिकॉज द पार्टिकल वाज जस्ट एट द टॉप, पार्टिकल टॉप पे था, तो थीटा व्हेन टाइम t इक्वल टू 0 थीटा डॉट वाज 0। व्हाई? बिकॉज थीटा वाज 0, ये पार्टिकल तो यहाँ पे था, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ कि जब आप यहाँ पे थीटा डॉट की जगह 0 पुट करेंगे और कॉस जीरो की जगह 0 पुट करेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से 0, और कॉस 0 1 होता है, तो माइनस जी ओवर ए, सी की वैल्यू आ गई जी ओवर ए। तो ये आपके पास टोटल इंटीग्रेशन आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करें, थीटा थीटा डॉट स्क्वायर ओवर 2 की तो ये वैल्यू रखिए, 2 से आप मल्टीप्लाई करें ताकि थीटा डॉट आपके पास आ जाए, और यहाँ उठा के इस थीटा डॉट स्क्वायर की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने, यानी कि जो 7.92 है उसको आप प्लीज पुट कर दें 7.87 में, एंड डू सम अलजेब्रा, एंड यू विल सी दैट finally you will be able to find this lambda mg3 cos theta minus 2। अब देख सकते हैं कि लैम्डा फोर्स ही है, एम जी फोर्स के डायमेंशन हैं, कॉस थीटा आप जानते हैं कि बेसिकली नंबर है, तो 3 cos थीटा माइनस 2 का नंबर ऑल्सो, तो बेसिकली डायमेंशन एम जी के यहाँ से आ रहा है। तो वही कह रहा है कि जस्ट टू आप अगर इसको क्विकली चेक करें, तो अगर आप यहाँ थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दें, राइट, तो ये क्या होगा, सिंपली एम जी होगा, यानी कि वेट ऑफ द वेट ऑफ द बॉल, जो बॉल है उसका वेट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही इक्वेशन है, सही सही चीज़ दे रहा है। अब वो एंगल निकालने के लिए कि जब ये जो बॉल है ये हेमिस्फीयर से नीचे गिर रही है और उसका कांटेक्ट खत्म हो रहा है, वो एंगल क्या हो सकता है, उस पर क्या होगा कि लैम्डा जो फिर 0 होगा, तो यहाँ आपने 0 पुट किया तो एम जी 3 कॉस थीटा, और एंड लेट्स कॉल दैट एंगल थीटा नॉट। ये कोई पर्टिकुलर एंगल है कि जहाँ तक ये, यानी कि क्या होगा, अगर आप उसको गौर करें, आप करके भी देख सकते हैं कि यहाँ तक तो आएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पर ये सब कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, और कॉन्टैक्ट जैसे ही जहाँ फर्स्ट करें, ये वो एंगल है, फर्स्ट करें दिस इज द एंगल, तो इसके बाद क्या होगा कि ये बॉल जो नीचे आ रही है, इसका कॉन्टैक्ट इस हेमिस्फीयर की सतह में खत्म हो गया, और इस एंगल को आपको जो है मालूम करना है। तो वो आप फिर जब ये 0 हो गया और ये एम जी वगैरह सब आप हटा देंगे, ठीक है, ये तो 0 नहीं है, तो फिर ये चीज़ 0 है, तो यहाँ से थीटा नॉट इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके जो है वो फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट और एंगल आप मालूम कर सकते हैं। So the usefulness of the method of underdetermined multipliers is twofold. The Lagrangian multipliers are closely related to the force of constraint that are often needed. ठीक है,
हम इसके जरिए से खूबसूरत कंस्ट्रेंट मालूम कर सकते हैं। एंड व्हेन अ प्रॉपर सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज नॉट डिजायर्ड, फर्स्ट करें हम जनरलाइज्ड जो प्रॉपर सेट है, यानी कि जितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उतने ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में, इसमें हम ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो या हमें इसकी ज़रूरत ना हो, or too difficult to obtain, the method may be used to increase the number of generalized coordinates by including the constraint relation. फिर हम ये constraint relation इस्तेमाल करते हुए हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की तादाद को हम जो है वो बढ़ा सकते हैं, जैसे ये बता रहा है। जैसे कि कंस्ट्रेंट की वजह से हम उसको कम कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे दोनों वाई सॉरी आर और थीटा के दोनों को हमने साथ ही रखा और उसको साथ मिला के करने की सॉल्व की। ऑलराइट, सो आई थिंक हम यहाँ पे अभी रुकेंगे, और ये इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके जो यूनिट 5 के अंदर चीज़ें दी हुई थी वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो अभी हमारा थर्ड लेक्चर होगा, उसमें मैं आपके साथ टेलर की कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करूँगा। आप वो मैंने यहाँ पे लिख दी थी हैं, 257 पेज है, तो आप इसको आप पढ़िएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं, और इनमें बहुत सारी फिजिक्स मौजूद है मैथमेटिक्स के साथ साथ। ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास प्लीज़। ये सारे स्टेप जो हमने आज किए हैं और इससे पहले वाली क्लास में किए थे, प्लीज़ इनको खुद से करिए। जब आप करेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, महज पढ़ लेने से या सुन लेने से काफ़ी नहीं है। ऑलराइट, सो पेज और पेन लेके बैठें और ईच एंड एवरी स्टेप को एक एक करके खुल के करें, ताकि आपको समझ में आ सके कि आप। All right, so see you in the next class. Thank you.